नमस्ते, मैं हूँ शारंग कट्टी, आपका करियर और एडमिशन मेंटोर। आज का वीडियो महाराष्ट्र सीईटी का जो फॉर्म स्टार्ट हुआ है उसका फॉर्म कैसे भरना है इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए रहेगा। सो ये वीडियो एंड तक देखिए और उसके बाद ही अपना फॉर्म भरना स्टार्ट कीजिए। आपके सभी डाउट्स इस वीडियो के थ्रू क्लियर करने का मैं ट्राई करूँगा। सो mahaCET.org ऐसा आपको सर्च करना है। CET सेल mahaCET.org का वेबसाइट आ जाएगा। उसमें राइट साइड पे CET एग्जामिनेशन पोर्टल ये आपको मिल जाएगा। वहां पे आपको क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद रेगुलरली साइन इन का विंडो और न्यू यूजर का आ जाएगा। तो अभी तो हम पहले से लाइन पे ही है, तो किसी का भी साइन इन नहीं है ये कंसिडर करते हुए न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। इसी स्टेप से मैं स्टार्ट करता हूँ। इसके लिए उन्होंने भी नीचे यूजर मैनुअल ट्यूटोरियल वीडियोस ऑलरेडी दे दिए हैं, बट ये जो वीडियो है वो देखने के बाद आपको इस सभी प्रोसेस की क्लैरिटी हो जाएगी। सो न्यू यूजर पे क्लिक करने के बाद हमें कुछ डिटेल्स भरने हैं, जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड एक क्रिएट करना है और हमारा बर्थ डेट डाल के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। सो आपका जैसा नाम रहेगा एज पर SSC HSC लिखा होगा, तो फिर भी उसमें फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम पूछा है तो उतना ही आपको यहाँ पे फिलअप करना है। लास्ट नेम पूछा है तो उतना ही आपको फिलअप करना है एज पर SSC, मतलब जो SSC पे है वो यहाँ पे मेंशन करने के लिए बोला है। HSC के हिसाब से, SSC के हिसाब से अगर अलग अलग भी है तो भी आपको जो सही लगता है, जो आपको आगे एडमिशन प्रोसेस तक चाहिए, वैसा प्रॉपरली यहाँ पे फिलअप कीजिए। पासवर्ड बनाते वक्त मिनिमम 8 डिजिटेड पासवर्ड होना चाहिए, मैक्सिमम 16 डिजिटेड का ही होना चाहिए। मिनिमम एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर यूज करना ही है। मिनिमम एक तो न्यूमरिक मतलब 1 2 3 ऐसा कुछ, और एक स्पेशल कैरेक्टर स्टार, @ ऐसा कुछ ना कुछ यूज करके हमें ये पासवर्ड बनाना है। और जो भी आप पासवर्ड बनाओगे वो आपके साथ आपके नोटबुक में नोट करके रखना। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ CET@2025, जिसमें C कैपिटल है, ET स्मॉल है, @ का सिंबल भी यूज्ड है और 2025 न्यूमरिक भी कवर है और मिनिमम 8 डिजिट का बन भी चुका है। सो ऐसे करके आपको पासवर्ड बनाना है। कुछ भी अलग अलग बनाइए, आपके नाम के साथ, आपका कुछ फेवरेट सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ, बढ़िया बनाना पड़ेगा। कंफर्म में उसी को फिर से राइट डाउन कीजिए और बर्थ डेट डाल के रजिस्टर अपना कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक सामने मैसेज दिखाई देगा कि हमें एक ईमेल आया रहता है। जो हमने ईमेल आईडी दिया है उस पर आपको एक लिंक आ जाएगी, वो आपके मोबाइल पे या फिर पीसी पे ओपन करना है और उसमें एक लिंक आती है, उसको क्लिक करना है और उस पर क्लिक करने के बाद ही नेक्स्ट फॉर्म आपका आगे जाएगा। तब तक आप फॉर्म आगे लेके नहीं जा सकते हो। सो ये ईमेल वेरिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। ईमेल पे आप लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा विंडो नजर आएगा। यहाँ पे आपको वेरीफाई ईमेल, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे वेरीफाई क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका फॉर्म नेक्स्ट विंडो पे चला जाएगा। अगर आप ये पीसी पे नहीं कर रहे हो, मोबाइल से कर रहे हो, तो एटलीस्ट वहां पे लिंक पे क्लिक करने के बाद फिर से जैसे आपके सामने ये विंडो रहेगा, क्लिक हियर पे क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन की विंडो नजर आएगी और लॉगिन की विंडो में आपको यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर, सॉरी आपका ईमेल आईडी और आपका पासवर्ड डाल के इस विंडो पे जाना है। सो ये स्टेप आने के बाद थोड़ा प्रोफाइल कंप्लीशन का काम आता है। प्रोफाइल थोड़ी ज्यादा लंबी है तो एक एक करके इसको भरना है। तो स्टेप 1 आपका मोबाइल नंबर देना है और फादर्स नेम, फर्स्ट नेम ओनली लिखा है तो पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं, वो यहाँ पे एंटर कर लेना है। मदर्स नेम, फर्स्ट नेम ओनली, आपका जेंडर, रिलीजन, रीजन, मदर टंग, नेशनैलिटी, ये सब फिलअप करना है। एनुअल इनकम थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो भी चलता है। मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड, ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है एड्रेस का। परमानेंट एड्रेस आपको फिलअप करते वक्त वहां पे लाइन नंबर 1 और 2 में कंपल्शन है, तो उस 2 लाइन में तो आपका एड्रेस मिनिमम आना ही चाहिए। तो उसके बाद वाला जो एड्रेस है वो आपका थोड़ा ज्यादा रहेगा, तो लाइन 3 तक आप लिख सकते हो। सो ये 3 लाइन में हमें कैसे भी करके एड्रेस फिट करना है। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, प्लेस, विलेज, ये आपको सिलेक्ट करके लेना है।
दूसरा कौन सा अल्टरनेट नंबर रहेगा तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। वो फिलअप करने के बाद आपको प्रेजेंट एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पे जस्ट चेकबॉक्स पे टिक करना है। अगर वो नहीं है, अलग अलग है, तो आप फिर से दोनों एड्रेस अलग अलग भी यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। ये होने के बाद अदर डिटेल्स कुछ पूछे जाएंगे, उसमें भी आपको सभी क्वेश्चंस का आंसर देना। एक एक करके देखते हैं हम। आर यू डोमिसाइल्ड इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र? आपका महाराष्ट्र का डोमिसाइल है क्या? अगर है तो यस पे क्लिक कीजिए, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करके आगे जा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अभी है या नहीं, आप एक्चुअल डोमिसाइल्ड हो ना, अभी आपके हाथ में सर्टिफिकेट नहीं है, इट्स ओके, बट आपका वो सर्टिफिकेट एटलीस्ट एडमिशन तक तो जनरेट हो सकता है ना, ये पूछने वाला ये क्वेश्चन है। तो अगर आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट निकाल सकते हो या फिर आपके पास ऑलरेडी है तो यस पे क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है माइनॉरिटी डिटेल्स। आप माइनॉरिटी में कौन से बिलोंग करते हो क्या? अगर मैं यहाँ पे यस डालता हूं तो वो पूछता है कि रिलीजियस माइनॉरिटी एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी मतलब गुजराती, हिंदी, सिंधी, ऐसे स्पेशल जो लैंग्वेजेस है मराठी छोड़ के, उनको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के अंडर कंसिडर किया जाता है। तो वो उसमें से आप कौन से आते हो क्या माइनॉरिटी में, या फिर रिलीजियस माइनॉरिटी में क्रिश्चियन, जैन, मुस्लिम, इसमें किस में आते हो क्या, ये आपको पूछा जाता है। अगर है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक करके आगे जा सकते हो। पर्सन विद डिसेबिलिटी, हैंडीकैप वगैरह कोई रहेगा, येस पे क्लिक करेगा तो आगे पूछेगा सिस्टम कि कौन सी डिसेबिलिटी है, उसके भी डिटेल्स आगे पूछेगा कि सपोज एग्जांपल मैंने अगर एक परसेंटेज में सिलेक्ट कर लिया तो स्क्राइब रिक्वायरमेंट वगैरह है या नहीं, एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत है या नहीं। ऑफ कोर्स मैंने यहाँ पे ब्लाइंड सिलेक्ट किया है तो स्क्राइब की रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली है और एक्स्ट्रा टाइम भी मिलेगा, बट ऐसा कुछ डिसेबिलिटी नहीं है तो आप नो पे क्लिक कीजिए और आगे फॉर्म भरते चले जाइए। 10th के डिटेल्स के बारे में पूछेगा कि कौन से ईयर में आपका 10th हुआ है। तो नॉर्मली 2025 अपेयरिंग स्टूडेंट जो रहता है उनका 2023 में पासिंग रहता है, तो वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप रिपीटर हो तो 22, 21 जैसा रहेगा, उसके हिसाब से आपको ईयर सिलेक्ट करना है। 10th का टोटल परसेंटेज पूछा है, सो परसेंटेज है तो डायरेक्टली आप आपके परसेंटेज बेस्ट ऑफ 5, 6 जो भी जैसे भी आपका रहेगा तो वो यहाँ पे आपको जस्ट एंटर करना है। उसके बाद इक्विवेलेंट बोर्ड आपका 10th का कौन सा था। कोई लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से हो सकते हैं, कोई सीबीएसई रहेगा, कोई आईसीएससी रहेगा, तो ये सारे ऑप्शंस इसमें ऑलमोस्ट अवेलेबल है। तो जो ऑप्शन आपके लिए सही है तो वो सिलेक्ट कीजिए। अगर आपका ऑप्शन कुछ भी नहीं है, मिल ही नहीं रहा है, तो एनी अदर बोर्ड नाम का ऑप्शन है, वो सिलेक्ट करके आपके बोर्ड का नाम यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपका स्कूल का नाम पूछा जाएगा, तो सॉरी स्कूल का स्टेट पूछा जाएगा, तो कौन से स्टेट में आपका स्कूल था, 10th आपका कंप्लीट हुआ है, तो वो आपको स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद क्वेश्चन है आर यू अपेयरिंग और अपियर्ड फॉर 12th HSC। यस, एक तो आप अपियरिंग हो या फिर ऑलरेडी आपका पासिंग हो चुका है, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है यस, आर यू अपियरिंग फॉर 12th, यस, और सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। ये डेटा मैंने लेफ्ट राइट ऐसे करते हुए फिलअप किया, ऐसे करते जाओगे तो ये फॉर्म कंप्लीट होगा। नेक्स्ट स्टेप पे आपको सभी स्टेप पे ऐसा ही पूछा जाएगा। तो ये पहला स्टेप हो गया कि हमने जस्ट डेटा प्रोफाइल क्रिएट कर दी। अब नेक्स्ट जो टास्क है वो एक्चुअली सीईटी का रजिस्ट्रेशन है। सो ये जो बाकी पोर्टल है ना वो बाद में एडमिशन तक यूजफुल रहने वाला है, बट अभी सीईटी रजिस्ट्रेशन ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो हम प्रोफाइल भरते हैं उसमें बहुत सारे डिटेल्स ऐसे हैं कि हम एडिट ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल दिया भरा हुआ नाम, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद आपका बर्थ डेट, ये एडिट नहीं होता। तो उसमें आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं कि एज पर 10th मतलब सरनेम फर्स्ट वगैरह कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सिस्टम जनरेटेड है, सो डोंट वरी। बट गलती से अगर फादर्स नेम मदर्स नेम में मिस्टेक हुई है तो हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। रिलीजन या फिर जेंडर, नेशनैलिटी, इनकम, इस एड्रेस, इसमें कहाँ पे भी आपका अगर कोई करेक्शन आपको करना है तो यस इट इज़ पॉसिबल। तो ये सब आप प्रोफाइल में कुछ चेंजेस करने हैं तो कर सकते हैं, बट कुछ चेंजेस ऐसे है कि हम नहीं कर सकते, तो वो थोड़ा सा ध्यान दे के ही प्रॉपरली फॉर्म फिलअप कीजिए। अब सीईटी रजिस्ट्रेशन का स्टेप है। सीईटी रजिस्ट्रेशन स्टेप के लिए थोड़ा ये फॉर्म लंबा है बट इजी है। सीईटी रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। बहुत सारी सीईटीज की एग्जाम रहती है, एक तो पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो उसके लिए देखिए नहीं। अब ऊपर एक ऑप्शन आ जाएगा आपका यूजी।
अंडर ग्रेजुएट में भी बहुत सारी एग्जामिनेशंस रहती है, जैसे कि होटल मैनेजमेंट की रहती है, डिज़ाइन की रहती है। तो हमारे लिए जो है वो फर्स्ट ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, MHTCET 2025। तो उस पर आपको क्लिक करना है। तो वो क्लिक करने के बाद उसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगा, ऐसा रीडायरेक्ट होगा। वहाँ पे सारे रूल्स ऊपर लिखे मिलेंगे, उसको आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, और यहाँ पे चेकबॉक्स मिलेगा, उसको क्लिक करके आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे नेम ऑटोमेटिकली आ गया क्योंकि प्रोफाइल से ही इन्होंने फेच कर लिया। फर्स्ट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, ये सब ऑटोमेटिकली आ गया। अगर आपको इस फॉर्म में कोई भी एडिट करना है तो आपको प्रोफाइल चेंज करना पड़ेगा, तो ही यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंजेस नजर आएंगे। बट जैसे मैंने बोला, अब नाम तो चेंज नहीं हो सकता, वो नॉट एडिटेबल है। जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चेंज नहीं हो सकते, वो नॉन एडिटेबल है। तो ये सब फिलअप करने के बाद, करेक्ट है ना चेक करने के बाद, नीचे कैप्चा आ जाएगा। नीचे जो नंबर दिया रहता है कैपिटल स्मॉल देखते हुए, उसको यहाँ पे प्रॉपरली एंटर करना है एंड सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब आपको आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी फिलअप करना है, वेरीफाई पे क्लिक करना है। अब आपको एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुआ होगा, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। आपको ईमेल पे भी आएगा, एसएमएस पे भी आएगा, पर फिर भी आप इसको नोट डाउन करके रखिए एंड प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। ये बचे हुए टोटल 8 स्टेप है, ये हमें कंप्लीट करने हैं। छोटे छोटे स्टेप है, ये हमें यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। सेकेंड नंबर स्टेप, डोमिसाइल एंड कैटेगरी, इस पे इनकम्प्लीट जो रेड में है उस पर हम क्लिक करेंगे तो फॉर्म आगे जाएगा। डोमिसाइल्ड ऑफ महाराष्ट्र हमने ऑलरेडी ये सिलेक्ट किया था, एज पर प्रोफाइल आ गया। कैटेगरी कौन सी है, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। सो आपकी कैटेगरी ओपन मतलब जनरल मेरिट की हो सकती है। अगर आपका इनकम 8 लाख से कम है बट आप ओपन मेरिट में आते हो, तो ऐसे केस में उन्होंने एक सेपरेटली ऑप्शन EWS का रखा है, तो वो भी हम भर सकते हैं, बट वो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में नहीं मिलेगा। करना क्या पड़ेगा, मैं यहाँ पे ओपन सेलेक्ट करूंगा और नीचे पूछेंगे कि 7 से 8 लाख आपने इनकम भरा है, तो आपका इनकम कम है, तो इसके लिए आप EWS में हो तो आप यस पे क्लिक कर सकते हो। अगर आप SC, ST, VJ, NT इसमें से कौन से भी कैटेगरी में आते हो तो स्पेसिफिकली आपका कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए। जो लोग NT में आते हैं और नेशनल लेवल पे OBC में आते हैं तो उनको OBC नहीं मेंशन करना है। स्टेट लेवल पे तो वो NT में आते हैं तो उनको NT ही मेंशन करना है। SBC में आते हैं तो स्टेट लेवल पे SBC अलग ऑप्शन है तो वही मेंशन करना है, OBC को नहीं चूज करना है। जो स्टेट लेवल पे भी OBC में आते हैं तो डेफिनेटली वो OBC सिलेक्ट करेंगे। मराठा रिजर्वेशन एक अलग है, SEBC जिसको माना जाता है। कुणबी ये अलग रिजर्वेशन है, कुणबी कम्स अंडर OBC, बट SEBC मराठा रिजर्वेशन जो है वो अलग है, तो किसी का वो भी होगा तो आप सिलेक्ट करके आगे जा सकते हो। एग्जाम्पल पे दौर पे जस्ट ओपन का दिखाता हूँ और बाकी कुछ कैटेगरीज का दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर मैंने ओपन कैटेगरी सिलेक्ट कर ली तो EWS पूछेगा। सपोज मैंने यहाँ पे नो बोल दिया तो कोई सवाल नहीं। कास्ट का नेम, आपकी जो भी कास्ट रहेगी वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। उसके बाद आपको आगे सिस्टम पूछेगा बाकी बचे हुए क्वेश्चंस। बट अगर आप यहाँ पे EWS के लिए यस बोलते हो तो आपके लिए क्वेश्चंस जो है वो बढ़ने वाले हैं। यहाँ पे वो एक फॉर्मेट दिखाएंगे कि उसके हिसाब से आपको EWS का सर्टिफिकेट उस टाइम लगने वाला है। और अगर आपके पास वो अभी सर्टिफिकेट अवेलेबल है क्या, तो अगर अवेलेबल है यस बोल दिया तो आगे वो डिटेल्स पूछेगा। अप्लाइड है बट नॉट रिसीव्ड येट, ऐसा भी सिचुएशन है तो आपको वो सर्टिफिकेट नंबर, कब अप्लाई किया था, कौन से डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई किया था ये पूछेगा। बट अप्लाई ही नहीं किया है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, नॉट अप्लाइड करके भी हम आगे जा सकते हैं। वैसे ही सेम सिचुएशन शायद से अदर कैटेगरीज के लिए भी है। मैं जानबूझ के यहाँ पे SC कैटेगरी सिलेक्ट कर रहा हूँ, सभी OBC सभी के लिए यही आएगा। बिलोंग आप कौन से कैटेगरी में करते हो वो आपकी कैटेगरी आपको ढूंढनी है इसमें, तो वो आपको सिलेक्ट करनी है। कास्ट सर्टिफिकेट है क्या आपको पूछा जाएगा, अवेलेबल है पे आप जब क्लिक करते हो तब कास्ट सर्टिफिकेट के डिटेल्स पूछे जाएंगे। अवेलेबल नहीं है क्योंकि जस्ट अप्लाई किया है, अभी तक रिसीव्ड नहीं है तो रिसीट का नंबर पूछेगा। बट अगर अप्लाई भी नहीं किया है तो नॉट अप्लाई करके हम आगे जा सकते हैं। सो ऐसे ही केस में आपको यहाँ पे बाकी डिटेल्स भी भरने पड़ेंगे। सपोज मैं ऐसा एक OBC के लिए दिखाता हूँ। OBC मैंने सिलेक्ट किया, कौन सी तो एक कैटेगरी मेरी है वो भी मैंने सिलेक्ट कर ली। वो बाकी डिटेल्स आपको पूछेगा क्या, तो यस अवेलेबल है बोला
तो यहाँ पे कैस्ट सर्टिफिकेट नंबर पूछेगा, तो वो भी मैंने भर दिया। तो वैलिडिटी के डिटेल्स पूछेगा, सेम उसमें भी नॉट अप्लाइड या फिर अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं नॉट अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड के पे क्लिक करता हूँ। तो आपको कास्ट नंबर जो है, सॉरी वैलिडिटी का नंबर जो है वो यहाँ पे डिमांड किया जाएगा, आपके सर्टिफिकेट पे रहता है, वो आपको भरना है। अगर वो अवेलेबल है तो ठीक है, अगर आप नहीं है आपके पास तो नॉट अप्लाइड करके भी आप जा सकते हैं। कौन से डेट पे आपने अप्लाई किया था वो आपको डेट पूछी जाएगी, तो वो भी आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद अथॉरिटी, किसने ये इशू किया था, तो कभी कभार तहसीलदारी ऑप्शन रहता है, या फिर दूसरा जो ऑप्शन रहता है सब डिविजनल ऑफिसर वगैरह, तो वो आपको रिस्पेक्टिवली जो आपके सर्टिफिकेट या फिर रिसीट पे रहेगा वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने इशू किया है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। आपको सर्टिफिकेट जिस डिस्ट्रिक्ट से मिला है उस डिस्ट्रिक्ट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। नेम एज पर कास्ट, जो भी आपका कास्ट और वैलिडिटी के हिसाब से नाम है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। आपके पास नॉन क्रिमिनल है क्या, क्योंकि ये SC/ST के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट OBC, NT 1 2 3 VJ इन सभी कैटेगरीज के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर अवेलेबल है यस बोलोगे तो भी बस हो जाएगा काम। अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड आएगा तो उसके सारे डिटेल्स देने पड़ेंगे। नॉट अप्लाइड पे अगर आप क्लिक कर दो तो फिर से कुछ डिटेल्स देने की जरूरत नहीं। तो एज पर यूर अलग अलग सिचुएशन हर एक का रहेगा, वो आप ऐसे भर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक सैंपल दिखाने के लिए किया था। अब थोड़ा बाकी डिटेल्स हम देखते हैं। माइनॉरिटी, सो डिसेबिलिटी का ऑटोमेटिकली नो आ गया क्योंकि हमने प्रोफाइल में नो भरा था, बट अब नेक्स्ट जो है वो माइनॉरिटी के डिटेल्स है। माइनॉरिटी यस बोलता हूँ तो वो प्रोफाइल से मुझे एडिट करना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर मैंने वहाँ पे माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक या फिर रिलीजियस नो बोला था तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली नो के साथ हम आगे फॉर्म में जा सकते हैं। आर यू ऑर्फन, ऑर्फन का एक रिजर्वेशन है महाराष्ट्र कोटा के लिए, इसीलिए ये यस और नो का ऑप्शन यहाँ पे पूछा जाता है। ऑर्फन अगर आप हो तो यस पे क्लिक कीजिए, अगर आप ऑर्फन नहीं हो तो आपको नो पे क्लिक करके आगे जाना है। बट अगर ऑर्फन का आपको बेनिफिट उठाना है तो एक फॉर्मेट है उसका महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का, वो सर्टिफिकेट्स आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन प्रोड्यूस करना पड़ेगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद सिलेक्ट 10th 12th के सभी डिटेल्स आपको देखने हैं, चेक करने हैं। तो 10th आपने कब पास किया था, करेक्ट है ना एज पर प्रोफाइल। आपके मार्क्स जो है वो करेक्ट है ना एज पर प्रोफाइल। आपका बोर्ड करेक्ट है ना, पासिंग स्टेट करेक्ट है ना, ये सब चेक करना है। 12th के डिटेल्स में भी आप अभी एग्जामिनेशन के लिए अपियरिंग या फिर अपियर्ड ऑलरेडी होना ये बताना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब पूछेगा आपको कौन से ग्रुप से अप्लाई करना है और कौन से लैंग्वेज में पेपर देना है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि PCM मैथ्स देने वाले हो आप, PCB बायोलॉजी देने वाले हो आप, या फिर बोथ ग्रुप से अप्लाई करना, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर उसके हिसाब से रहेगा। PCMB दोनों ग्रुप का अगर हमने सिलेक्ट किया तो 2 बार एग्जाम होगी हमारी। PCM किया तो वो मैथ्स के शेड्यूल में, PCB किया तो बायो के शेड्यूल में आपका एग्जामिनेशन होगा। सो डबल फीस अफोर्डेबल है, ठीक है, तो आप वैसे सिलेक्ट कर सकते हो। इंग्लिश में ही क्वेश्चन पेपर रखो, ये मेरा आपको सजेशन रहेगा, बट आपको मराठी या फिर उर्दू में भी चाहिए तो 2 ऑप्शंस अवेलेबल रखे गए। एग्जामिनेशन सेंटर आपको कौन सा रखना है, तो ऑलमोस्ट सभी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे अवेलेबल है। तो आपको जो सबसे सूटेबल डिस्ट्रिक्ट है वो आपको पहले चूज करना है। बाकी अगर आपको दूसरा कौन सा तीसरा कौन सा सेंटर नहीं चाहिए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, नॉर्मली आपने जो फर्स्ट सेंटर दिया है वही मिलता है। सो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी 4 ऑप्शन कंपलसरी है तो वो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे देने ही पड़ेंगे। ये 4 ऑप्शन फिलअप करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। अब अभी तक जितना भी फॉर्म भरा है वो पूरा एडिटेबल है क्या, तो यस, बट स्पेसिफिक कुछ चीज़ें जो प्रोफाइल में नॉन एडिटेबल थी वो छोड़ के। अब ये ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट स्टेप है जिसमें आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर और एक आपका आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करना है। यहाँ पे सिलेक्ट बटन आएगा, वहाँ पे फोटो सिलेक्ट कीजिए। फोटो सिलेक्ट करने के बाद कैसा फोटो चाहिए इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगे, वो देख लीजिए और आई एग्री पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर सैंपल के तौर पे मैंने यहाँ पे अपलोड किया है। प्रॉपरली आपका फेस विजिबल होना चाहिए, ऐसा आपको फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स पूछा जाएगा, तो डॉक्यूमेंट्स PDF रहेगा तो बेटर है। आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आप अपलोड कर सकते हो इसमें ऑप्शन दिए है। एक तो पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ,
आधार कार्ड, ये आधार कार्ड वगैरह वगैरह। सो उसमें मुझे लगता है कि सबके पास आधार कार्ड डेफिनेटली रहता है, तो आधार कार्ड आप सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में या फिर जेपीजी फॉर्मेट में अलाउ किया गया है, उसके हिसाब से आप अपना आधार कार्ड अपलोड कर दीजिए, सबके पास अवेलेबल रहेगा। तो हमारा डॉक्यूमेंट तक का स्टेप होने के बाद आप अपना फोटो और सिग्नेचर तो देख ही सकते हो। आपको अगर व्यू करके देखना है तो आपको इस पीडीएफ पे क्लिक करके भी आप वो डॉक्यूमेंट देख सकते हो। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब आपको पूरा फॉर्म दिखेगा, आप वो फॉर्म पढ़ सकते हो। आपको कुछ एडिट करना है, स्पेसिफिकली जो प्रोफाइल के कुछ नॉन एडिटेबल पॉइंट्स थे वो ड्रॉप करके। तो आप सभी फॉर्म यहाँ से भी डायरेक्टली एडिट कर सकते हो, जो पेंसिल पर्सनल डिटेल्स के आगे दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करके। अदरवाइज आपका फॉर्म डायरेक्टली फाइनल सबमिशन के लिए रेडी है। तो जस्ट आपको एक बार पूरा फॉर्म स्क्रॉल करके प्रॉपर्ली चेक करना है, कुछ भी एडिट करना है तो अभी एडिट करना है। वंस यू मेक द पेमेंट आपको एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा। सो आपका पूरा फॉर्म चेक करने के बाद आपको एंड में आई हैव रीड ऑल इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करना है और प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करना है। मैंने पीसीएमबी दोनों ग्रुप सिलेक्ट किए थे और मैंने कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किया था, उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे पेमेंट दिखाई देगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करके जो पेमेंट गेटवे आएगा उसके थ्रू यहाँ पे रेजो पे है, सो इसके थ्रू आई एग्री पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक करना पड़ेगा। और नेक्स्ट स्टेप पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे, जैसे कि क्यूआर कोड स्कैन करके आपको पेमेंट करना है, यस अवेलेबल है। कार्ड से पेमेंट करना है, वो भी सिस्टम अवेलेबल है। नेट बैंकिंग से करना है, वॉलेट्स कुछ अवेलेबल करके रखे हैं तो उसमें किसी से भी पेमेंट करना है तो आप कर सकते हो। मुझे मेरे हिसाब से यूपीआई ईजीएस्ट वे है, तो उसको आपको स्कैन करना है और आपको डायरेक्टली पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद ऑटो रीडायरेक्ट हो जाएगा सिस्टम और आपका ऑटोमेटिकली फाइनल कंफर्मेशन पेज जनरेट होगा। एक तो उसका एक प्रिंट आउट निकाल के रखिए या फिर आप उसका सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ के थ्रू भी मेंटेन कर सकते हो। बट अगर आपका पेमेंट ही नहीं होता है या फिर यहाँ पे फेल वगैरह होता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि उसको ट्रैक करते हुए प्रॉपरली बिफोर डेडलाइन इसको कंप्लीशन करना है। तो पेमेंट नहीं अगर होता और पूरा फॉर्म भी आपने भर के रखा तो भी कुछ बेनिफिट नहीं होगा। सो इतना सा इजी महाराष्ट्र सीईटी का फॉर्म है। होपफुली आपको ये वीडियो देखने के बाद समझ में आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हुए अपना फॉर्म आप कंप्लीट कीजिए। अगर कुछ आपको हेल्प लगती है तो डेफिनेटली हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। होपफुली वी विल मीट सून। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।